का टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ the orbitals in octahedral complexes या splitting of the orbital in octahedral field, ये आपने हेडिंग लिया हुआ था और इसी को हम लोगों को कंटिन्यू करना है। तो आपका मिडल में कल या इसके पहले भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चर्चा किया हुआ था कि आपका मिडल इन्वायरमेंट एरिया आपके पास है, तो पढ़ने का नंबर कितना होगा? 6 होगा। और आप ये बताओ कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 6 होता है तो लिगेंड का अरेंजमेंट कितना होगा? तो आपका 4 होता है स्क्वायर पर और 2 होता है परपेंडिकुलर। अब आप इसको एक्सिस वाइज समझिएगा। एक्सिस वाइज कैसे आप रियलाइज करोगे, इसके लिए आप मेरे साथ एक मॉडल बनाइएगा, ऑक्टाहेड्रल मॉडल। इस हेडिंग के जस्ट बाद जैसे क्वेश्चन कोई पूछेगा डिस्क्रिप्टिव वाले वो मॉडल आप बनाएंगे। मॉडल बनाने से फायदा क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे जो लिगेंड है, जो 6 लिगेंड है, उनका एक्सिस क्या हो। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि एक्सिस पर जो डी ऑर्बिटल है और नॉन एक्सिस पर जो डी ऑर्बिटल। इसलिए मैंने कल तक आपको ये क्लियर करने का प्रयास किया, जो डी ऑर्बिटल है वो 2 कैटेगरी वाले, एक एक्सियल और एक आपका नॉन एक्सियल है, ठीक है। तो अब हम ये क्लियर कर पाएंगे लिगेंड और एक्सियल ऑर्बिटल के बीच इंटरेक्शन अधिक होगा या लिगेंड और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल के बीच इंटरेक्शन अधिक होगा। और इसमें हम सभी लोगों को मॉडल के बेस पर ये एनालाइज करें कि हमारे लिगेंड है कहाँ रियल। तो अब आप ऑक्टाहेड्रल मॉडल को बनाइएगा मेरे साथ। ये सेंटर में क्या रखते हो आप? एन रखते हो। ये देखो, इसको हम लोग यहाँ मैं कभी बना दे रहा हूँ कि हम एक्स एक्सिस के रूप में लेते हैं, ये हम जेड एक्सिस के रूप में लेते हैं, और ये हम जो है वाई, ये हमारा अपना डेफिनेशन है यार। एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये तीनों एक्सिस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप बताओ ये जो में यहाँ वन बनाया हुआ है किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। और उसके बाद अब आप ये किस एक्सिस पर है? देखो वाई एक्सिस। और इन आप इनको एज यूजुअल मिला दीजिए, तो ये जो मॉडल तैयार होता है इसे हम स्क्वायर प्लेनर मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, आप 4 लिगेंड वाले कर दिया, 5वां लिगेंड परपेंडिकुलर ये टॉप पर रखेंगे और 6ठा लिगेंड परपेंडिकुलर आप बॉटम पर रखेंगे, ठीक है। ये दोनों लिगेंड कहाँ है? ये दोनों लिगेंड जेड एक्सिस पर। इसका मतलब 6 के 6 लिगेंड को जो लोगों ने अरेंज किया है वो सभी लिगेंड नजर कहाँ आ रहे हैं? एक्सिस पर। अब आप ये बताओ कि डी के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो एक्सिस पर होते
ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इसका मतलब इन लिगेंड का सबसे अधिक जो इंटरएक्शन होगा वो किन ऑर्बिटलों से होगा, जो एक्सिस पर होगा। जो एक्सिस पर ऑर्बिटल होंगे उन्हीं के साथ इंटरएक्शन अधिक होगा, और वो ऑर्बिटल में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो एक्सिस पर बैठा हुआ ऑर्बिटल ज्यादा लिगेंड के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। अब आपने मॉडल बनाए और इसको पहले आप इसको ऑक्टाहेड्रल मोड दे, जैसे देखो इस कॉर्नर को आप यहाँ मिला दीजिए, 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 ठीक है। अब जरा देखिए क्या पिरामिड नजर आ रहा है, क्या एक पिरामिड नजर आ रहा है। लगा पिरामिड पहली बार देख रहे हैं, पिरामिड है, पिरामिड किस तरह, पिरामिड किस पर बैठा है, स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। अब यही काम नीचे से कर दो, यही काम आप नीचे वाले से करो, इसको आप यहाँ मिला दो, इसको आप यहाँ मिला दो, इसको आप यहाँ मिला दो, और इसको आप यहाँ मिला दो। नीचे से भी क्या हो गया, पिरामिड हो गया। तो अब स्क्वायर प्लेन पर कितना पिरामिड हो गया, दो पिरामिड। इसीलिए आपका जनरल का दूसरा नाम है स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। अब यहाँ पर रखो आप L1 लिगेंड, यहाँ पर रखो आप L2 लिगेंड, L2 लिगेंड, ये नेमिंग केवल लिगेंड का है, पोजीशन दिखा रहा है, ये L2 लिगेंड, ये L3 लिगेंड, ये L4 लिगेंड, ये L5 लिगेंड, लास्ट में इसका नाम रखेंगे L6 लिगेंड। बनाओ इस मॉडल की, ऑक्टाहेड्रल मॉडल। अब ये हमारा हो गया X और ये हमारा हो गया Z और ये हमारा हो गया Y। ये ऑक्टाहेड्रल मॉडल आपका है, ठीक है जी। जिसको ये दिक्कत करेगा उसके लिए भी ये रास्ता है, आप ऐसा ड्रा कर लीजिएगा, इस तरह का मॉडल भी आप ड्रा करके छोड़ सकते हो, टाइम बच जाएगा इससे। ये और ये आपका मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर रखिएगा L1, L2, L3, L4, L5 और L6 ऐसे भी बनाकर छोड़ सकते हो आप, दोनों बना लीजिए। जो आप एग्जाम में जो भी आपको आसान है वो आप ट्राई कर लीजिएगा, एग्जाम में आपने बनाए। और यहाँ ऐसे दिखा दीजिएगा X, यहाँ ऐसे दिखा दीजिएगा Y, और इधर आप दिखा सकते हो ये Z, ठीक है। ये एक्सिस को आपने शो कर दिया। ये ऑक्टाहेड्रल मॉडल को बनाने का तरीका। एक बात आप डिवाइस लिए नहीं होंगे, मैं निकाल कर देता हूँ। क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग के बारे में बताता है कि नहीं? नो, क्या बताता है? आयनिंग, यानी लिगेंड और मेटल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो कोवैलेंट इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि वो कैसा इंटरेक्शन होता है, आयनिक होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का यहाँ पर मीनिंग हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी पहले मेटल के द्वारा लिगेंड क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, जैसे ही वो मेटल के करीब पहुंचेगा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन। तो जब रिपल्सन होगा उस दौरान ध्यान रखना एनर्जी बढ़ती है,
और जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी बढ़ती है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब दो ग्रुप के बीच रिपल्शन होगा तो हमेशा एनर्जी बढ़ेगी, और जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी हमेशा घटती है। ये बन गया मॉडल, बन गया ये रहा ऑक्टाहेड्रल मॉडल। तो अब आप इसी को सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। बताना ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड होते हैं, तो क्या 6 लिगेंड, 6 लिगेंड कहाँ होते हैं, 6 कॉर्नर पर होते हैं। कुछ 6 कॉर्नर कहाँ होते हैं, 3 एक्सिस पर होते हैं। बोलो जी, कुछ 6 कॉर्नर कहाँ होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, 3 एक्सिस पर होते हैं। इसको चलिए अब आप मेरे साथ लिखिएगा, इन ऑक्टाहेड्रल, लिखिएगा साथ, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो आप, OH, O कैपिटल और H स्मॉल, ऐसे भी आपके द्वारा यूज किया जा सकता है। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देयर आर कितने लिगेंड, 6 लिगेंड। कहाँ जी, राउंड द सेंट्रल मेटल atom ion, around the central metal atom ion. इतना क्लियर? All these ligands, all these ligands are oriented along the three coordinate axis। एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस, along the three coordinate axis। फुल स्टॉप, अटेंड कर लीजिएगा। इन दिस वे, इस तरह, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ligands are approaching, ligands are approaching to the central metal atom ion from the axis, from the axis, from the axis। full stop। कितने डीआर में होते टोटल, देयर आर 5, इवन 5 की orbitals, namely dxy, dyz, dzx, dx square y square, dz square। stop। the dx1, dyz, dzx, इनको क्या नाम देते हैं, कौन सा सेट बोलते हो, या तो कल सब लिखाया था मैंने, इनको D2Z बोलते हैं।
T2G are oriented, ये कहाँ होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस ऑफ वाई dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इसका नाम क्या है? EG, EG are oriented along the axis, along the axis, इसका मतलब लिगेंड और कौन से सेट के बीच मिनिमम इंटरेक्शन होगा? T2 और मैक्सिमम इंटरेक्शन किसके बीच होगा? इजी कोलेस्ट्रॉल वाले सिंस, क्योंकि सिंस the approach of ligands is along the axis, along the axis, इसलिए therefore more repulsive, more repulsive interaction, more repulsive interaction is experienced by EG set, by EG set compared to T2G set, compared to T2G set. Full stop. Thus, the I D orbitals are split into two sets called T2G set of lower energy and EG set of higher energy, यानी पांचों डी ऑर्बिटल कितने सेट में टूट जाते हैं? दो सेट में, एक को कहते हैं T2G जो कि लोअर एनर्जी का, और एक आपका, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस, यानी वो आपका हेडिंग है, वही जो हेडिंग डाले हो वही आपका नाम हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, हेडिंग क्या डाले? कॉल्ड स्प्लिटिंग, splitting of d orbitals, splitting of d orbitals। ये तो आपने टूटने के तरीके को बताया। अब आप ये बताओ T2G सेट में कितने ऑर्बिटल हैं? 3, और TG सेट में कितने हैं? 2। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है? कुल ऑर्बिटल 5 है, 3 की एनर्जी लोअर है और 2 की एनर्जी क्या होगी? हायर है। तो 3 की जो एनर्जी लोअर होगी वह 2/5 टाइम लोअर होगी, क्योंकि 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी में जा रहा है
और तीन ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में आ रहा है, तीन ऑर्बिटल लोअर एनर्जी। तो तीन ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी लोअर करेगी, कितनी डिक्रीज करेगी, आपका जवाब क्या होगा 2/5। और जो दो की एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी, 3/5 हो जाएगा। 3/5 टाइम टीसी की एनर्जी राइज करेगी और 2/5 टाइम टी2जी की एनर्जी लोअर करेगी। तो अब वही वैल्यू यहाँ पर अब आपको रिप्रेजेंट करना है, द एनर्जी ऑफ टी2जी सेट इज lowered by the factor 2/5 denoted as 2/5 डेल्टा ओ। कल मैं सब बता चुका हूँ डेल्टा ओ क्या है, डेल्टा ओ का 10 डी से रिलेशन क्या है। 2/5 डेल्टा ओ, जरा इसको आप डेसिमल में लिखो, क्या लिखोगे 0.4 डेल्टा ओ। लोअर लिखो यहाँ पर, लोअर बाई द फैक्टर 2/5 डिनोटेड बाई 2/5 डेल्टा ओ। तो आप चूंकि लोअर है, लोअर को कौन साइन लगाओगे, माइनस साइन, माइनस 0.4 डेल्टा ओ एंड that of PG set is increased by the factor, कितना हो जाएगा 3/5। अब इसको कैसे डिनोट करोगे, डिनोटेड एज 3/5 डेल्टा ओ बराबर, ये प्लस रहेगा, प्लस क्योंकि बढ़ रहा है तो प्लस, प्लस 0.6 डेल्टा ओ। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हायर की एनर्जी माइनस लोअर की एनर्जी। तो हायर वाला कितना है 0.6 है, लोअर वाला कितना है -0.6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब आपका एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G and EG is called CF SE क्रिस्टल फील्ड। कल बताया क्या इसे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो इसका, CFSE क्रिस्टल फील्ड stabilization energy, crystal field stabilization energy। तो आपका CS is equal to plus 0.6 डेल्टा ओ माइनस -0.4 डेल्टा ओ हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.6 डेल्टा ओ प्लस 0.4 डेल्टा ओ, यानी अगर जोड़ोगे 1.0 डेल्टा। तो इसी को सिंपली लिखते हो क्या, डेल्टा ओ यही क्या हो जाता है, किसके बराबर 10 DQ के बराबर, 10 DQ के इज इक्वल टू हो जाता है आपका CFSE वैल्यू। अब आप सभी लोग ध्यान देना, CFSE में एक चीज जो कल हम लोग की जरूरत वहां पर नहीं थी, वहां बता भी नहीं सकते थे। CFSE हमेशा जो है हम और इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं,
और इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन का कॉपी करेंगे। जैसे अगर आपका CFC T2G में होगा तो क्या करोगे, T2G में जितने इलेक्ट्रॉन का याद करो, मैं लिखाया था T2G में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने का मल्टीप्लाई -0.4 से करोगे, Tg में जितने होंगे इतने का मल्टीप्लाई 0.6 में करोगे। टोटल ऐड करने के बाद आपके पास आएगा क्या, CFT। लेकिन याद रखना ये CFSC के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला आपने यूज किया हुआ है, यही फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो क्या, माइनस, ठीक है, -0.4 डेल्टा O प्लस 0.6 डेल्टा O के फॉर्म में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ CFSC। अब आपको तो ये रिप्रेजेंटेशन आपने दिया, इसका डायग्राम में कन्वर्जन करना है। अब इसी को हम लोग डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखें 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल को बनाने का 3 तरीका, ठीक है। ये जो आसान लगेगा, एक तरीका 5 लाइन बना दो, एक लाइन बनाएंगे तो S ऑर्बिटल, 3 लाइन बनाएंगे तो P ऑर्बिटल, 5 लाइन बनाएंगे तो D ऑर्बिटल, 7 बना दो। आपकी इच्छा है, ऐसे आप जो बनाते आए वही तक सीखते आए हो, या डब्बे बना देते हो आप, या आपने डब्बा बना लिया ऐसा 1 2 3 4 5 डब्बे बन गए। 5 डब्बे का मीनिंग वही है जो 5 लाइन का मीनिंग, आपको जो आसान लगे वो, या फिर 5 आप ऐसे गोले बना देते हो, ठीक है। ये 5 गोले बना दिए तो भी आपका जो आपको इसमें पसंद हो वो आप कर सकते हो। चलिए ये 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल का नाम DXY DYZ DZX X2Y2 और DZ2। बताओ अभी तो सबकी एनर्जी बराबर लग रही है। अब कल की बात याद करो, मैंने बोला था जब एनर्जी सेम होगी तो क्या नाम देंगे, डिजनरेट ऑर्बिटल, यानी पांचों ऑर्बिटल कैसे हैं, डिजनरेट। ये आपके आई डी generate the orbitals in free state, in free state। फ्री स्टेट का मतलब हो गया अभी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं। छूट गया था, कौन सा छूट गया था, कहां से छूट गया था भाई। अगर छूट गया होगा तो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, अगर कोई चीज कोई टॉपिक छूटा है तो, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया फ्री स्टेट में, और जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो 1 और ये 2, ध्यान रखना ये कल मैंने लिखाया था, बेरी सेंटर लिखाया था, लिखाया होगा आपसे, इससे क्या मतलब लिखा नहीं होंगे, हमने लिख लिया होगा 1 2। और देखो गैप को ध्यान रखना, ये बेरी सेंटर से गैप 0.4 है, और बेरी सेंटर से गैप 0.6 है। 0.4 और 0.6 आपके डायग्राम में नजर आना चाहिए, गैप लगना चाहिए कि एक ज्यादा गैप है और एक कम गैप है। यहाँ पर गैप कम रहेगा और यहाँ पर गैप अधिक रहेगा। ये हमारा ऑर्बिटल हो गया dx² y² dz², क्या नाम देते हो इसको आप, EG से। और ये हो गया हमारा dxy yz zx, और ये हो गया हमारा T2G सेट। यहां से यहां तक का डिफरेंस -0.4 डेल्टा O बराबर -4 dq, और यहां से यहां तक का डिफरेंस +0.6 डेल्टा O बराबर +6 dq। यहां से यहां तक का गैप है, ये पूरा गैप, पूरा डिफरेंस निकाला हुआ, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो हायर माइनस लोअर, यही आपका कहलाएगा CF
एस ई बराबर डेल्टा ओ बराबर 10 ए क्यू। और ये जो लाइन यहाँ पर है इसी को कहते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर का मतलब कि वह एनर्जी जब ऑर्बिटल आपस में सेम एनर्जी वाले थे, यानी आपका इक्विलिब्रियम एनर्जी के नाम से जानते हैं इसको। इक्विलिब्रियम एनर्जी यानी जब सभी ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम होती है तब की बात आपके सामने रखा हुआ है। ये पूरी कहानी और ये पूरी कहानी यहाँ देखिए वो फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट का मतलब आयन या मेटल ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं किया, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, स्प्लिटिंग। यहाँ टूट गया ऑर्बिटल तो अब इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हो गया splitting of d orbital, splitting of d orbital in कौन सा कॉम्प्लेक्स है, octahedral complex, splitting of d orbital in octahedral complex। तो आपसे पूछा जाए कि लिगेंड मेटल के करीब आता है किस फोर्स के कारण, तो जवाब होगा कौन सा, अट्रैक्शन के कारण। और पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है किस फोर्स के कारण, फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण। किसके किसके बीच, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच। कुछ चीजें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वैसे तो आप एक लर्न करके लिखोगे, बस ये दिमाग में रखना कि अल्काइल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का अप्रोच कहाँ से होता है, जवाब होगा एक्सिस से होता है। सबसे अधिक इंटरेक्शन की ऑर्बिटलों के बीच होता है। लिगेंड और कौन से मेटल के ऑर्बिटल है जिनके बीच इंटरेक्शन अधिक होगा, आपका dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसके बीच कम होगा dxy dy dz। क्यों, तो आपका जवाब होगा क्योंकि ये सभी ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होते हैं और लिगेंड का अप्रोच कहां से होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। इसलिए dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बढ़ जाती है, और डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की एनर्जी क्या हो जाती है, वो लोअर हो जाती है। मैथ फिजिक्स की क्लासें नहीं चलती, ऑनलाइन ही चलती। टॉप करते हैं कल। ओके, समझे? ये आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होगा कि आपसे क्वेश्चन ये होगा कि डिस्कस द स्केचिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरीके से आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पहले आप पिक्चर बनाइएगा और उसके बाद फिर वो एक्सप्लेनेशन देंगे
कि डी ऑर्बिटल में एनर्जी जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तब तक क्या रहता है, डीजनरेट, सबकी एनर्जी क्या होती है सेम। और जैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी कितने भागों में, दो भागों में टूट जाती है। एक आपका D2G सेट, एक आपका EG सेट, और D2G सेट में 3 ऑर्बिटल और EG सेट में 2 ऑर्बिटल। अब मैटर आता है आखिर D2G और EG का रियल मीनिंग क्या है। अभी तो आपने सेट में डिवाइड किया, तो D2G और EG का मीनिंग क्या है। हमेशा याद रखना, जब कोई कॉम्प्लेक्स आप पढ़ रहे हो उसमें ई लेटर लगा हुआ, स्मॉल ई। स्मॉल ई का मतलब होता है डबल डीजनरेट। डबल डीजनरेट का मतलब दो ऑर्बिटल सेम एनर्जी। और जब T2 लगा हुआ, T टर्म लगा हुआ, 2 लगाओ, 1 लगाओ, T अगर स्मॉल है, आप कहेंगे ट्रिपल डीजनरेट। ट्रिपल डीजनरेट का मतलब 3 ऑर्बिटल और उनकी एनर्जी सेम। देख ले आप, यहाँ 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी क्या है यहाँ पर सेम है। ये कहलाता है T2 यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलेंगे ट्रिपल डीजनरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E क्या, ये बोलते हैं आपको डबल डीजनरेट। अब मैटर आता है G का, वो G क्या है, तो G को हम कहते हैं सेंट्रोसिमेट्री। यानी हम वहीं पर G हम टर्म वहां लगाते हैं जहां कॉम्प्लेक्स सेंट्रोसिमेट्रिक होता है। सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब ये हुआ, जैसे सेंट्रल मेटल है तो सेंट्रल से आप एक लाइन एक एक्सिस पर ड्रा करो। ठीक, लाइन एक एक्सिस पर ड्रा करेंगे तो एक पॉजिटिव एक्सिस जाएगा और एक नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस पर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो लिगेंड को मैच कर जाएगा। जैसे अगर आप प्लस वाई लेकर जाते हो, प्लस वाई पर एक लिगेंड है और प्लस और माइनस वाई पर भी एक लिगेंड है, और एम से दोनों की दूरी क्या होगी, और वही चीज आपका एक्स एक्सिस पर भी होगी और वही आपका जेड एक्सिस पर होगी। इसलिए जी टर्म वहां लगाते हैं जहां सेंट्रोसिमेट्री होती है। सेंट्रोसिमेट्री यानी सेंटर से क्या पाई जाती हो, सिमेट्री पाई जाती है, तो वो कहलाता है आपका जी। तो यहाँ पर जी टर्म ऑक्टाहेड्रल के लिए प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या पाया जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंट्रोसिमेट्रिक होता है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ जी टर्म लगाते हैं। यही अगर टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये जी हट जाएगा, तब क्या बनेगा, तब मेथड क्या रहेगा, तब आपका रहेगा E2 और E रहेगा। यानी ऑक्टाहेड्रल है तो G लगाएंगे और टेट्राहेड्रल है तो E और D2 लगाएंगे। व्हाट द मीनिंग ऑफ G, बोलेंगे सेंट्रोसिमेट्री। सेंट्रोसिमेट्री को G सेंट्रोसिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। E किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल डिवीजन, और D2 किसको रिप्रेजेंट